दिल्ली के लोगों को एक ही बार में बम से उड़ा देना ज्यादा अच्छा होगा बजाय इनके कि उन्हें पल पल सांस लेके मरते हुए देखें। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारे देश की सर्वोच्चम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कहने को मजबूर हो जाए तो स्थिति और हालत कितनी गंभीर और कितनी खतरनाक होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात सिर्फ अरुण मिश्रा ही नहीं बल्कि हमारे देश के तमाम नामी डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। दिल्ली के टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर आप दिल्ली छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। अगर पूरे साल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ दें। ये दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स की सलाह है। यहाँ तक कि एक लंदन बेस्ड इंडियन क्रिटिक ने यह तक कह दिया है कि अगर कर्ज लेकर भी दिल्ली छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दें। मतलब कि अपना घर, अपनी जमीन, ये सब बेच कर भी आपको दिल्ली से दूर जाना पड़े तो आप जाएं। और ध्यान दीजिएगा कि ये बात केवल दिल्ली के हवा की नहीं है बल्कि पूरे देश के नक्शे की है, क्योंकि हमारे पूरे देश में हवा का लगभग वही हाल है जो हमारी राजधानी दिल्ली में। तो आखिर क्या हो गया इस हवा को कि कोर्ट, डॉक्टर और पूरा देश हमें इससे भागने की बात कर रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। दोबारा से आपका स्वागत है बोध भूमि में। और सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आखिरकार हमने वो कर दिखाया है जिसमें कोई भी देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एयर पोल्यूशन की। जब प्रदूषण का विश्व कप हुआ तो भारत ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 100 में से 94 स्थान हासिल की। जी हाँ, जब दुनिया भर के 100 देशों की लिस्ट बनी जिसमें सबसे प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया तो अकेले भारत ने उसमें 94 शहर दिए। जी हाँ, 94 आउट ऑफ 100। मतलब दुनिया के सबसे जहरीले हवाओं वाले 100 शहरों में 94 सिटीज इंडिया के हैं, हमारे भारत के हैं। इतना डोमिनेशन तो ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट में नहीं किया, चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं किया, ना ही अमेरिका ने स्पेस में किया। तो इस बात के लिए सबसे पहले हर एक भारतवासी को अपने ऊपर ताली बजानी चाहिए। आप जहां भी जिस स्थिति में इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए तालियां आप बजाएं, क्योंकि इतना जबरदस्त, इतना धांसू प्रदर्शन बिना किसी मेहनत, बिना किसी तैयारी के सिर्फ हमारा देश भारत ही कर सकता है। हमने पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल खड़ी कर दी है कि हवा को कितने हद तक गंदा किया जा सकता है। हवा को जहर बनाने का विज्ञान हमारे देश से बेहतर कोई और नहीं दे सकता है। हमने वह कमाल कर दिखाया है जिसे WHO ने एनवायरमेंटल डिजास्टर का नाम दिया है और हम उसे नॉर्मल लाइफ कहकर जी रहे हैं। तो आखिरकार हमने पोल्यूशन का वर्ल्ड कप तो जीत लिया है, लेकिन वर्ल्ड कप के साथ साथ हमें एक इनाम भी मिला है। कहते हैं ना कि हर जीत के साथ साथ एक इनाम, एक रिवॉर्ड भी मिलता है। तो पोल्यूशन के वर्ल्ड कप जीतने के साथ साथ हमें जो इनाम मिला है वो है मौत। और कोई छोटी मोटी मौत नहीं बल्कि 20 लाख की मौत। और ये 20 लाख कोई एक बार में होने वाली मौत नहीं है बल्कि हर साल होने वाली मौत है। कि आबादी जितने लोग समाप्त हो जाते हैं हर साल इस वायु प्रदूषण के चलते। वायु प्रदूषण यानी वायु का, हवा का गंदा हो जाना, और इस कदर गंदा हो जाना कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर वर्ग के लोग सांस लेते लेते मर रहे हैं। अगर आपको यह संख्या समझ में नहीं आ रही तो इसको सरल करके बताता हूं। 20 लाख का मतलब है 365 दिनों में 5480 मौतें प्रतिदिन। हर एक दिन 5480 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, मौत के घाट उतर रहे हैं, अपनी सांस से खो दे रहे हैं। अगर कहीं बम विस्फोट हो जाए और 50 लोग भी मर जाए, देश हिल जाता है, अखबार पागल हो जाते हैं और न्यूज मीडिया इसी बात की खबर दिखाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर उससे 10 गुना ज्यादा लोग प्रतिदिन अपनी जानें गंवा रहे हैं और इसकी बातचीत भी ढंग से होते हुए दिखाई नहीं देती है हमारे देश में। एक ट्रेन में भी औसतन 1000 से 2000 लोग प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं। मतलब कि हर दिन 4-5 ट्रेन दुर्घटनाओं जितनी मौत हो रही है और इस पर कोई ध्यान ही नहीं जाता है। इतनी मौतें अकेले हवा कर रही है। दुनिया भर में जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हो सकती हैं उससे भी इतने लोग नहीं मरते हैं जितने हवा के प्रदूषित होने से मर रहे हैं। टीबी, HIV, एड्स, सड़क दुर्घटना, कैंसर, कोविड, इन सब ने मिलाकर भी इतने लोग नहीं मारे हैं जितना वायु प्रदूषण अकेले हर साल मारता है। ये बड़ी विडंबना और बड़ी शर्म की बात है कि इस देश में हवा किसी भी बीमारी, किसी भी दुर्घटना या किसी भी हमले से ज्यादा जाने ले रही है। और सबसे भयानक बात कि इन 5500 मरने वाले लोगों में से 464 बच्चे होते हैं हर दिन के, जो 5 साल से भी कम उम्र के होते हैं। सोचिए जरा, जिन बच्चों ने अभी ये दुनिया ढंग से देखी भी नहीं,
वो भी मर जाते हैं, उनके साथ उनके सपने, उनकी संभावनाएं और देश का भविष्य भी मर जाता है। और उनकी गलती कुल इतनी होती है कि उन्होंने इस देश की हवा में सांस ली। सोचिए, हर सुबह किसी माँ ने अपनी सुंदर नन्ही कोमल बच्ची को गोद में उठाया, उसकी मुस्कान देखी, उसकी छोटी छोटी सांसों को महसूस किया, पर अगले ही शाम वो बच्ची नहीं रही। उसकी सांसें रुक चुकी थी, ना हंसी ना खेल ना वो नन्ही उंगलियां। घर उजड़ चुका था और उस घर में सिर्फ एक सन्नाटा था और उस माँ की चीखें थी, उस माँ की आंसू थे। उस बच्ची का कुल दोष इतना था कि वह हमारे देश में पैदा हुई थी जहां पे हवा सांस लेने योग्य नहीं बची है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, एआई बना लिया, डिजिटल इंडिया खड़ा कर दिया। यहाँ कोई गोलियां नहीं चल रही, यहाँ कोई दुश्मन नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, पर मौत हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन हो रही है और इतनी हो रही है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उसे देख नहीं पाते। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि हवा आखिरकार इतने लोगों को कैसे मार सकती है? हवा ही तो है, 20 लाख लोग प्रति वर्ष हवा अकेले कैसे मारती है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हवा, वायु असल में है क्या और ये जहरीली कैसे बनती है। जब तक आप ये नहीं समझते हैं तब तक ये 20 लाख की संख्या आपके लिए एक अतिशयोक्ति होगी। तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि हवा गैसों का मिश्रण होती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी 1% अन्य गैस है जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आते हैं। पर जब इसी हवा में धूल, धुआं और अलग अलग जहरीले पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं जैसे कि SO2, NO2, PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, तब यह हवा कातिल बन जाती है। और इनमें भी, इन सारे पोल्यूटेंट्स में भी सबसे खतरनाक कण है PM2.5। PM2.5 हवा में मौजूद वो बारीक कण है जो हमारे बालों की मोटाई से 20 से 30 गुना ज्यादा छोटा होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि आपकी नाक, आपका गला, यहां तक कि आपके फेफड़े, आपके लंग्स भी इन्हें फिल्टर आउट नहीं कर पाते, इन्हें रोक नहीं पाते। और ये जैसे ही अंदर जाते हैं आपके फेफड़े कट जाते हैं और आपका खून जहरीला हो जाता है। आप इन्हें देख नहीं सकते, आप इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन हर सांस के साथ ये आपके शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाता है। इसलिए आज सारे न्यूज चैनल्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि PM2.5 ही सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर भी हर जगह एयर पोल्यूशन के नाम पर PM2.5 की बात हो रही है क्योंकि ये सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट है जो हमारे हवा में मौजूद है। ये PM2.5 सिर्फ हवा को गंदा नहीं कर रहा बल्कि ये हमारी उम्र को कम कर रहा है। भारत में PM2.5 WHO के स्टैंडर्ड से 20 से 30 गुना ज्यादा है। PM2.5 आपके फेफड़ों से गुजरकर सीधे खून में मिल जाता है। जहां भी खून जाएगा वहां ये जहर भी जाएगा खून के साथ। खून पूरे शरीर में घूमता है तो ये जहर भी आपके पूरे शरीर में घूमते रहता है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी किडनी, आपकी आंतें और यहां तक कि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु तक भी ये पहुंच जाता है। उस बच्चे तक पहुंच जाता है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसको गर्भ में ही खराब कर देता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि PM2.5 गर्भवती महिला के सांसों में ही नहीं बल्कि प्लेसेंटा से उसके बच्चे में भी प्रवेश कर जाता है। और ये कण जैसे ही बच्चों के खून में पहुंच जाता है ये उनके फेफड़ों को छोटा कर देता है, दिमाग का विकास धीमा कर देता है, समय से पहले जन्म करा देता है, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी की समस्या आ जाती है। बहुत सारी स्थितियों में कम वजन वाला बच्चा पैदा होता है, अनहेल्दी बच्चा पैदा होता है। और जैसे ही वो बच्चा जन्म ले लेता है इस कण से दूषित होने के बाद, तो भविष्य में अस्थमा और एलर्जी पैदा हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हाइट ग्रोथ रुक जाता है और सबसे खतरनाक DNA डैमेज बच्चे के शरीर के पूरे ब्लूप्रिंट को ही बदल के रख देती है। अब बताइए, उस माँ ने क्या बिगाड़ा, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, पर हवा इन दोनों को सजा दे रही है। जब हवा इतनी जहर बन चुकी है, जब PM2.5 हमारे फेफड़ों को खरोच रहा है, दिल चोक कर रहा है, दिमाग में सूजन ला रहा है, अजन्मे बच्चों तक का DNA बदल जा रहा है, तो अगला सवाल हमारे मन में ये उठता है कि कैसे पता करें कि हवा में कितना जहर मिल चुका है, हवा कितना जहरीला हो चुका है, इसको नापने का क्या तरीका है। तो यही बताने के लिए एक चीज बनाई गई है जिसका नाम आप रोज सुनते हैं, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और AQI केवल हवा का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये आपकी जान का भी रिपोर्ट कार्ड है। और इस रिपोर्ट कार्ड में नंबर जितना ज्यादा होता है आपकी उम्र उतनी ही कम होते जाती है। AQI की रेंज 0 से शुरू होकर 500 तक जाती है और 0 से 50 तक जो AQI होता है वो सेफ होता है, वो सुरक्षित होता है। इस AQI में इंसान बढ़ता है, हवा लेने लायक होती है। 50 से 100 तक अगर AQI है तो हवा ठीक ठाक है, मतलब सामान्य लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग सेंसिटिव है, जो पहले किसी बीमारी का शिकार रहे,
उनको समस्या आने लगती है इस AQI में, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग या अस्थमा वाले मरीज होते हैं, उनको असुविधा देखने को मिलती है। जैसे ही हवा का AQI 101 से 150 तक पहुंच जाता है तो वो मध्यम प्रदूषित की श्रेणी में आती है। मतलब कि सांस में हल्की सी तकलीफ होने लगती है, गले और आंखों में जलन देखने को मिल सकती है। यानी कि हवा का AQI जैसे ही 150 पार कर जाता है तो वो खतरनाक बन जाता है। हवा की AQI जैसे ही 201 से 300 तक होता है तब वह बहुत खराब माना जाता है। सामान्य लोग भी इसका बुरा असर महसूस कर सकते हैं। और हवा का AQI जैसे ही 400 पार कर जाता है तो ये डिजास्टर मोड हो जाता है, मतलब कि ये गैस चैम्बर बन जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि WHO के स्केल में 500 के बाद कोई कैटेगरी ही नहीं है। यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सोच ही नहीं पाया कि किसी देश की हवा इतनी खराब भी हो सकती है। भारत ने यह भी करके दिखा दिया। भारत के कई शहर, जिसमें दिल्ली, पटना, नोएडा, लखनऊ, गुरुग्राम, गाजीपुर, कानपुर, ये सब आते हैं, इनमें 250 से 300 AQI हर दिन होते हैं और हवा हर दिन डेली पॉइजन के मोड में होती है। और सर्दियों में तो 400-500 आम बात हो जाती है हवा का AQI का होना। कई बार तो मशीनें भी हार मान लेती हैं। AQI मशीनें सिर्फ 999 AQI तक माप सकती हैं, उससे ऊपर आउट ऑफ रेंज हो जाता है। मतलब हमारी हवा ने AQI की मशीनों को भी हरा दिया है। सबसे दुखद बात यह है कि जब हमारे देश की हवा पहले ही तकलीफ से कराह रही है, हमारे फेफड़े पहले से ही जले हुए हैं, हमारे बच्चे पहले ही अस्थमा, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं, तब हमारे देश के महान शिक्षक ये कहते हुए पाए जाते हैं, आगे बढ़े। दिवाली में हम पटाखा ले आएंगे, एकदम यूक्रेन बना देंगे, हम मारेंगे, पूरा अंटार्कटिका का बर्फ दह जाए। इस बार बचपना से लेके अब तक का पूरा पटाखा छोड़ेंगे, एकदम भयानक लेवल पर, जो आपको केस हो जाए। मतलब कि अगर हमारे घर में आग लगी हुई है तो हम उसमें और घी उड़ल दें। हमारे फेफड़े पहले ही प्रदूषित हवा से जल रहे हैं और हम पटाखे फोड़ के उसमें और धुआं लपक दें। तो अब हमने जान लिया है कि हमारे देश की हवा जहरीली है, खतरनाक है, मौत देने वाली है। तो अब एक ही बात बचती है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और फिर इसका समाधान क्या है। हम बार बार बोलते हैं कि गाड़ी बहुत है, फैक्ट्री बहुत धुआं छोड़ती है, हमारा पेट्रोल खराब है, पर असली बात कुछ और है। गाड़ी खुद धुआं नहीं छोड़ती, इंसान उसे चलाता है। फैक्ट्री खुद प्रदूषण नहीं करती, इंसान उससे लगातार उत्पादन मांगता है। कोयला कभी खुद नहीं जलता, इंसान की भूख उसे जलाती है। तो समस्या मशीन में नहीं है बल्कि इंसान की चाहत में, इंसान के मन में है। हवा को गंदा करने वाला इंसान है। अब देखिए ना, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती है, हमने नियम लगा दिए, हमने फिल्टर्स लगा दिए। कचरा जलता है, हमने उस पर भी रोक लगा दी। पटाखे जलते हैं, उस पर भी कई बार बैन हो चुका है। लेकिन क्या इन सभी के बाद भी प्रदूषण कम हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि समस्या तरीकों में नहीं है, समस्या इंसान के मन में है। और मन तो हमारा वही है, लालच से भरा हुआ, भोग की भूख से भरा हुआ और पाने की चाह से भरा हुआ। लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला देंगे, सोलर पैनल्स लगा देंगे, हाइड्रोजन इंजन ला देंगे और सब ठीक हो जाएगा। ईवी की जो सबसे पहले बैटरी बनाई जाती है वो लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल्स के खनिज से बनती है। और वो खनिज कहाँ से आती है? वो खनिज हमारे धरती का सीना फाड़ कर आती है। बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत सारा ईंधन और बहुत सारा प्रदूषण होता है एक बैटरी को बनाने में। और फिर वो बैटरी चार्ज कहाँ से होता है? भारत की 70% बिजली कोयले से बनती है। तो उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए भी आप प्रदूषण ही फैला रहे हैं। बस तब आप पेट्रोल नहीं जला रहे हैं, सीधे पावर प्लांट में कोयला जला रहे हैं। और अगर कल सब लोग ईवी खरीदने लगेंगे तो फिर इन बैटरियों की डिमांड भी बढ़ने लगेगी। मतलब कि ज्यादा कोयला जलेगा, ज्यादा धुआं होगा और ज्यादा प्रदूषण होगा। तो भैया, इंजन तो बदल गया पर आदत नहीं बदली, तो प्रदूषण जस का तस ही रह गया, कोई बदलाव नहीं आया। और भी लोग कहते हैं कि सूरज की एनर्जी मुफ्त है, आप सोलर पैनल्स लगा के जितनी मन चाहे उतनी बिजली ले सकते हैं। तो ये एक उपाय हो सकता है। उनको मैं बता दूं कि सोलर पैनल्स रिसाइकलेबल नहीं होती। अभी तक पूरे विश्व में कोई तरीका नहीं आया कि सोलर पैनल्स को कैसे रिसाइकल किया जाए। तो जब भी कोई सोलर पैनल की लाइफ खत्म हो जाती है या वो खराब हो जाता है तो उसको भी हमें इसी धरती में डंप करना पड़ता है और उससे भी भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। और सोलर पैनल्स हमारे सिलिकॉन से और रेयर मेटल से बनते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो अगर भारी मात्रा में लोग सोलर पैनल्स पे भी शिफ्ट हो जाए तो इसको बनाने में भी जो प्रोसेसिंग और पोल्यूशन होता है वो तो कभी कम होगा ही नहीं।
यानी कि आज हम जिसे ग्रीन कह के यूज कर रहे हैं वो आज से 10-20 साल बाद कचड़ों का ढेर बन जाता है। तो इंजन चाहे जो भी हो, अगर भोग होते रहेगा तो प्रदूषण भी बढ़ता ही रहेगा। एक जहरीला स्रोत बंद कर देंगे, लेकिन अगर इंसान का मन वैसा ही है तो दूसरा स्रोत वो खोज निकालेगा प्रदूषण फैलाने का। समाधान केवल अध्यात्म है। अब यहाँ अध्यात्म का मतलब धार्मिक कर्मकांड से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है, टीका टोपी से नहीं है। अध्यात्म का सीधा मतलब होता है अपने आप को समझना, जानना, देखना। आप अपने मन को समझिए, अपने मन को देखिए, और आपका मन बदलेगा तो आपका उपभोग कम होगा। उपभोग कम होगा तो उत्पादन भी घटेगा। उत्पादन घटेगा तो प्रदूषण अपने आप गिर जाएगा, हवा अपने आप साफ हो जाएगी। सीधी सी बात है, जिसको आप देखने से इनकार नहीं कर सकते कि हवा को गंदा करने वाला मन है। तो हवा को साफ करने के लिए भी जो पहला कदम होगा वो मन को साफ करना ही होगा। इसीलिए समाधान किसी भी तकनीक में नहीं है, समाधान मन की सफाई, मन की क्रांति में है। और आप ध्यान से देखें तो किसी भी तकनीक का उद्देश्य मन को साफ करना नहीं होता है, बल्कि आपकी इच्छाओं को पूरा करना होता है। भले ही आपकी इच्छाओं को पूरा करने में चाहे धरती तबाह ही हो रही, लेकिन तकनीक इसकी परवाह नहीं करता। इसीलिए एयर पोल्यूशन का कोई भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर वायु प्रदूषण का आप स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं तो वो तो मन की सफाई में ही निहित है, जागरूकता में ही निहित है। यही कारण है कि आप इलेक्ट्रिक कार चला ले, सोलर पैनल लगा ले, या फिर हाइड्रोजन की इंजन ले आए। जब तक इंसान का मन वैसा का वैसा ही रहेगा, एक तरीका बदल जाएगा लेकिन दूसरा तरीका खुल जाएगा जिससे और भी प्रदूषण होगा। यहाँ पर पोल्यूशन सॉल्व नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ शिफ्ट हो रहा है एक तरीके से दूसरे तरीके। तो समस्या कभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ रूप बदल चुकी है। कि समस्या मन की है, मशीन की नहीं। हम हवा से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम अपने मन की गंदगी से ही लड़ रहे हैं। जैसे ही हमारा मन साफ होगा, सांसों में सुगंध दोबारा लौट आएगी और वही दिन समाधान का दिन होगा। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भोग के नशे में डूबी हुई है, तब एक आदमी है जो यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि भोग कम करो, अपने मन को साफ करो और हवा अपने आप साफ हो जाएगी। उनका नाम है आचार्य प्रशांत। IIT IIM में पढ़ाई कर, करोड़ों की प्लेसमेंट छोड़कर, UPSC की सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने ये बात जी कर दिखाई है कि जीवन का असली आनंद भोगने में नहीं, बाकी लोग बस हवा को साफ करने के टोटके दे रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत मन को साफ करने की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हवा पुनः साफ हो जाएगी। आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान की सड़क पे कौन सी गाड़ियां चलती थी? मैं कारों की बात कर रहा हूँ। एम्बेसडर और फिएट चलती थी। मान लो पेट्रोल पर चलती थी, माइलेज क्या देती थी? 8-10। फिएट दे देती थी 10-12 का, एम्बेसडर 10 का भी नहीं देती थी, 8। ठीक। आज की जो गाड़ियां आई हैं वो उनसे दूना माइलेज देती हैं। यानी कि जितनी दूर जाने में जितना प्रदूषण एम्बेसडर करती थी, आज की गाड़ी उतनी ही दूर जाने में उससे कम से कम आधा तो करती ही है प्रदूषण। ठीक। एम्बेसडर जितना प्रदूषण करती थी, आज की गाड़ी उससे आधा करती, आधे से भी कम करती होगी। तो प्रदूषण का स्तर 40 साल पहले के मुकाबले आज आधा हो जाना चाहिए। आधा हुआ है क्या? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना हो गया, तुम्हारी जो नई गाड़ी आई है वो एम्बेसडर के मुकाबले आधा प्रदूषण करती है। फिर तो 40 साल पहले की अपेक्षा आज वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कुलेट मैटर, इन सब का स्तर कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। आधा हो गया है क्या? क्यों? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है भाई। जिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने गाड़ी के इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई है, उसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने तुम्हारे हाथ में एक की जगह 40 गाड़ियां रख दी हैं। तो कुल मिलाकर इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का नतीजा क्या है? कम प्रदूषण या ज्यादा प्रदूषण? अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उनके हाथों में है जिनका मन अभी देहवाद, भोगवाद, आलसा और लालच से मुक्त नहीं है, तो हर प्रकार का तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आत्मघातक ही होगा। तुम किसी भी तरह का तकनीकी विकास कर लो, जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं हुआ है तब तक वो तकनीकी विकास तुमको भारी ही पड़ेगा, पलट के तुम पे वार करेगा।